हमारे देश को आज़ाद हुए 78 बरस बीत चुके हैं, लेकिन दलित अस्मिता का सवाल अभी भी वहीं का वहीं जैसे खड़ा है। आज के शो में विस्तार से बात करेंगे। केंद्र में रहेंगे 3 बड़े मुद्दे: लखनऊ में बसपा की रैली, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपमान पर दर्ज हुई एफआईआर और हरियाणा में दलित पुलिस अधिकारी की मौत पर न्याय की मांग। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा और कांग्रेस पर क्या आरोप लगाए, क्या जवाब मिले दूसरी तरफ से, योगी सरकार की तारीफ क्यों की और इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। ये भी जानेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई के खिलाफ हिंसा भड़काने और उनकी दलित पहचान पर हमला करने वालों के खिलाफ किस कार्रवाई की तैयारी हो रही है, पंजाब, मुंबई और बेंगलुरु में दर्ज हुई एफआईआर क्या कह रही है, उस वकील के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में क्या एक्शन हुआ जिसने सीजीआई की तरफ जूता उछाला था। और तीसरी बड़ी खबर, हरियाणा में दलित पुलिस अधिकारी बाई पूरन कुमार की आईएएस पत्नी ने सीएम नायाब सैनी से क्या मांग की, क्यों कहा कि उनके पति की मौत ने दलित समाज के विश्वास को चोट पहुंचाई है, परिवार के लिए सुरक्षा की मांग क्यों की और इन सब के पूरा न होने तक पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार पर रोक क्यों है। 125 लोगों के साथ भारत आए ब्रिटिश प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री से मिले तो क्या बड़े ऐलान हुए, इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। फिर रुक करेंगे बिहार का, जहां एक ऐलान है तेजस्वी यादव का हर घर जॉब का। इसकी रेलेवेंस पर बात करेंगे, इसकी संभावनाओं पर बात करेंगे, किन लोगों को टिकट के अनाउंसमेंट हो गए, इस पर भी बात करेंगे। हत्यारी दवा पर एक्शन क्या हुए, मुनाफा कमाने वाली कंपनियों के मालिक जब धराए गए तो क्या सामने आया, WHO से आए अपडेट, ये भी आपको आज विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। बड़ी खबर में सबसे पहले बात बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की रैली की। करीब 4 साल बाद ऐसी रैली हुई। बसपा की महारैली सरीखे शब्द सालों बाद मीडिया के लिए कीवर्ड बने। पार्टी के संस्थापक कांशीराम की बरसी पर लाखों की संख्या में समर्थक लखनऊ में इकट्ठा हुए। तस्वीरें एक दिन पहले से ही आने लगी थी। नीले सैलाब की बातें कही जा रही थी और ऐसा ही कुछ होता दिखा। 9 अक्टूबर के रोज कांशीराम स्मारक स्थल पर हवा में नारे गूंज रहे थे, जय भीम जय कांशीराम। नीली साड़ियां पहने महिलाएं, झंडे थामे किशोर, गमछे डाले लोग और उत्साहित दलित एक्टिविस्ट। 1.5 लाख की क्षमता वाला मैदान खचाखच भरा था और लखनऊ की सड़कों पर भी यही भीड़ नजर आ रही थी। और इसी दृश्य में मंच पर एंट्री होती है बसपा सुप्रीमो और सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती की। आवाज स्थिर, नजरें क्षितिज ताकती जैसे कोई सेनापति जायजा ले रहा हो। करीब 1 घंटे तक भाषण देती हैं। निशाने पर सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। बोली, आज ये लोग दलितों और पिछड़ों का वोट पाने के लिए कांशीराम का नाम ले रहे हैं, लेकिन जीते जी उन्हें कभी सम्मान नहीं दिया। बसपा ने कासगंज का नाम काशीराम नगर रखा, सपा ने वापस उसे कासगंज कर दिया। इसी तरह 2006 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने काशीराम के निधन के बाद राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया। चौथी बार हमने अकेले अपने बलबूते पर यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। जो यहाँ खासकर कांग्रेस, बीजेपी, सपा व अन्य जातिवादी पार्टियों को कतई भी अच्छा नहीं लगा है। जबकि इससे पहले केंद्र की रही भाजपा सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग करके मेरे ऊपर व मेरे माँ बाप, भाई बहन एवं अन्य रिश्ते नातों आदि के ऊपर भी अनेकों गलत एवं फर्जी केस दर्ज करा के हम सभी को जबरदस्ती इनकम टैक्स व सीबीआई आदि के जंजाल में फंसाकर हमारी छवि को धूमिल करने का हर संभव पूरा प्रयास किया है। मायावती ने कुछ और बातें कही, चंद्रशेखर पर निशाना साधा और बोली कि कुछ लोग अंदर ही अंदर दलित समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। अपने भतीजे आकाश आनंद की तारीफ की, लोगों से कहा कि जिस तरह से आपने मेरा साथ दिया वैसे ही उनका भी दीजिए। वादा किया कि अब से ज्यादा सक्रिय रहूंगी। फिर कार्यकर्ताओं की तारीफ की, दूसरे दलों पर तंज कसते हुए कहा कि इन लोगों को दिहाड़ी देकर नहीं लाया गया है, ये लोग खुद चलकर आए हैं अपने खून पसीने की कमाई से। एक चीज और हुई, बसपा सुप्रीमो ने सूबे की योगी सरकार की तारीफ की। बोली कि काशीराम पार्क और अंबेडकर पार्क में आने वाले लोगों से मिले टिकटों का पैसा सपा सरकार की तरह दबा कर नहीं रखा गया। उत्तर प्रदेश की वर्तमान भाजपा की सरकार ने इस मामले को दिखवाया पूरा और उसके बाद उन्होंने हमें कमिट किया, प्रॉमिस किया कि हम जो भी पैसा टिकटों को आया है हम दूसरे मत पे नहीं लगाएंगे बल्कि इन स्थलों के रखरखाव पर लगाएंगे। इसलिए हमारी पार्टी उनकी आभारी है।
रैली की एक और हाईलाइट रही, मंच पर मायावती के लिए कुर्सी लगाई गई थी, बगल में सोफे लगे थे जिसमें मुस्लिम समुदाय के 3 चेहरों मुनकाद अली, नौशाद अली और शमशुद्दीन, दलित समाज के 4 चेहरे मायावती के भाई आनंद, भतीजे आकाश, गिरीश चंद्र जाटव और घनश्याम चंद्र खरवार बैठे थे। ओबीसी और सामान्य वर्ग से सतीश चंद्र मिश्र, उमाशंकर सिंह और विश्वनाथ पाल को जगह दी गई। यानी एक साफ मैसेज की बसपा 2027 के विधानसभा चुनाव और आगे की राजनीति में किस तरह की रणनीति अपनाने की कोशिश करेगी। इधर जब मायावती ने पीडीए के सवाल पर सपा को घेरा तो जवाब भी आया। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से एक पोस्ट में 2 लाइनें लिखी, क्योंकि उनकी अंदरूनी साठगांठ जारी इसलिए वो जुल्म करने वालों की हैं आभारी। साफ तौर पर यह तंज था मैसेज देने की कोशिश कि बसपा बीजेपी की बी टीम है, जो आरोप लगातार बसपा पर लगते भी रहे हैं। जानकारों ने कहा कि क्योंकि सपा मुस्लिम यादव समीकरण से बाहर पिछड़ों और दलितों की भी जगह बनाने में जुटी है और कांग्रेस भी कोशिश कर रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में इन दोनों दलों को ऐसे में कामयाबी भी मिली, इसलिए बसपा को फिर से उभारा जा रहा है, ये विपक्षी दलों की तरफ से कहा जा रहा है। इसी क्रम में सपा और कांग्रेस ने भी प्रदेश भर में कांशीराम की पुण्यतिथि से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा उनका लक्ष्य पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को साथ लेकर सरकार बनाना है। यूपी कांग्रेस के चीफ अजय राय का बयान भी पहले आ चुका था। बोले कांशीराम जी एक महान नेता थे और उन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत की, बहुजन समाज पार्टी बनाई। मायावती ने उनकी मेहनत को बेच दिया और बीजेपी के साथ चली गई। आरोप लगाया कि रायबरेली में दलित शख्स हरिओम वाल्मीकि की लिंचिंग को मायावती ने नजरअंदाज कर दिया। एक और प्रतिक्रिया आई जिसकी बहुत चर्चा हो रही है, सपा के मोहनलालगंज के सांसद आर.के. चौधरी की प्रतिक्रिया। वो कांशीराम के साथी थे, बसपा के फाउंडिंग मेंबर थे। उन्होंने कहा अपने निधन के बाद कांशीराम जी सिर्फ बसपा के नेता नहीं रहे, पूरे समाज के लिए एक महापुरुष बन गए। हर कोई उनके विचारों से सीखने के लिए आज़ाद है। सपा उनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित कर रही है। मायावती जी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। प्रतिक्रियाएं और भी आई, सुनते हैं। बहन जी ने एक कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के कुछ कामों की सराहना की, जिसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और ये बात सही है, जो स्मारक बाबा साहब के लिए, माननीय कांशीराम जी के लिए, अन्य महान स्त्रियों पुरुषों के लिए बनाए गए थे, समाजवादी पार्टी ने उनको पूरी तरीके से बर्बाद करने का काम किया। अखिलेश यादव जी की बहन जी ने आलोचना की, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं। जब आपके पास मुख्यमंत्री के कलम की ताकत थी, तब तो आपने कांशीराम जी के नाम पे जो जिला था वहां से उनका नाम काट दिया। आपने एक मेडिकल संस्थान सहारनपुर का, एक विश्वविद्यालय लखनऊ में कांशीराम जी का नाम उसके ऊपर था, आपने काट दिया। अब बात की बसपा की इस रैली का उद्देश्य क्या था और दलित सवाल पर मची इस खींचतान का हासिल क्या होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रैली की तैयारी बरस भर पहले से ही शुरू हो गई थी। कुछ नए नारे भी तैयार हुए, मसलन पीडीए के जवाब में डीपीए यानी दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक की आवाज, बहुजन समाज का नया आगाज और राशन नहीं शासन चाहिए। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद बसपा अब रेस्टोरेशन के मोड में है। पार्टी के कार्यकर्ता बिना शोर मचाए ग्राउंड पर काम की कोशिश कर रहे हैं। खासकर अगर पिछले 6 महीनों की बात करें तो घर घर जाकर लोगों को रैली के लिए बुलाया गया। सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल हुआ और नतीजा आज देखने को मिला। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बीजेपी पर सॉफ्ट और सपा कांग्रेस पर हार्ड मायावती की ये चतुराई भरी रणनीति है क्या। हालांकि बात यह भी हो रही कि यूपी में बीजेपी ने मायावती के वोट बैंक में सेंध लगाई और बचे कुचे में सपा ने, और उधर दलित वोटों के लिए चंद्रशेखर भी जोरदार कोशिश कर रहे हैं। इन सब का मजमून क्या है? सुधा पाई और सज्जन कुमार की एक किताब है, माया, मोदी और आज़ाद। उसमें मिलता है एक उदाहरण, कैसे बीजेपी ने दलित समाज की गैर जाटव जातियों को एकजुट किया। यह भी बात ध्यान दिलाई गई कि जब पिछले चुनाव में आकाश आनंद बीजेपी के प्रति आक्रामक हुए तो मायावती ने उन्हें पीछे खींच लिया 2024 में। तो ऐसे में माजरा क्या है, हमने समझा अपने पॉलिटिकल एडिटर पंकज झा से। बहस इस बात को लेकर हो रही है कि मायावती आखिर ये क्या कर रही हैं, लेकिन आप ये जानिए कि मायावती किसी दुविधा में नहीं है। उनके सामने जो चुनौती है उसके हिसाब से समाजवादी पार्टी को उन्होंने अपना दुश्मन नंबर 1 बना रखा, क्योंकि जो गैर जाटव दलित हैं वो ऑलरेडी बीजेपी के पास जा चुके हैं। लेकिन अभी उनके सामने सबसे बड़ा संकट ये है कि उनका जो जाटव वोट बैंक है, जिस बिरादरी से खुद मायावती जी आती हैं, उसको कैसे अपने पास सहेज कर रखा जाए। और हो ये रहा है कि जिसको राजनीति में आप चमत्कार कह सकते हैं कि जाटव वोट कभी अखिलेश यादव या उनकी समाजवादी पार्टी के पास नहीं जा सकते थे, पर पिछले लोकसभा चुनाव में हुआ। उनके 2 सांसद जाटव बिरादरी के चुने गए। इसीलिए मायावती सोच समझकर सीधे सीधे अब समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव उनको टारगेट पर ले रही हैं और बीजेपी को लेकर सॉफ्ट है। ये उनकी सोची समझी स्ट्रैटेजी समझिए। ये था लखनऊ में हुए कार्यक्रम का पूरा हिसाब किताब। बड़ी खबर में अब बात सीजीआई बीआर गवई की। उनके लिए जो काम दिल्ली में नहीं हुआ वो पंजाब में होता दिखा। आपको याद होगा कैसे राकेश किशोर नाम के एक वकील ने सुनवाई के दौरान सीजीआई पर जूते से हमले की कोशिश की। इसके बाद सीजीआई के खिलाफ सोशल मीडिया पर हेट कैंपेन भी चला, उसके पहले से भी चल रहा था। कुछ आपत्तिजनक एआई वीडियो भी बनाए गए
तब भी जब उन्होंने भगवान विष्णु वाली टिप्पणी की थी, उन्हें गालियां दी गई, उनके खिलाफ हिंसा भड़काने वाले शब्दों का इस्तेमाल हुआ, उनकी दलित और बौद्ध पहचान पर भी हमला किया गया और अब पंजाब में इन्हीं सब पोस्ट को लेकर एफआईआर दर्ज हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक दलितों की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य पंजाब में इस संबंध में कई शिकायतें की गई थी। इसके बाद 8 अक्टूबर के दिन पंजाब पुलिस ने अलग अलग एफआईआर दर्ज की। भारतीय न्याय संहिता की धाराएं तो लगाई ही, साथ ही SC/ST एक्ट की भी धाराएं भी जोड़ी गई। पंजाब पुलिस के एक प्रवक्ता ने मीडिया को बताया कि कानून के मुताबिक जांच हो रही, जल्द ही अगला कदम उठाया जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि पंजाब में ये एफआईआर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की सक्रियता के बाद दर्ज हुई। इस घटनाक्रम के बाद से पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। आरोप CGI की दलित अस्मिता को अपमानित करने वालों को बीजेपी बचा रही है। इसी क्रम में पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 9 अक्टूबर को एक वीडियो संदेश भी जारी किया। जस्टिस गवाई दलित समाज से आते हैं। इन लोगों को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा कि दलित समाज से कोई व्यक्ति अपनी मेहनत और लगन से न्यायपालिका की टॉप पोस्ट तक कैसे पहुंच गया। क्या ये इनकी हरकतें दलित समाज को डराने और अपमानित करने की कोशिशें नहीं है? इसके बाद एक आम दलित किससे न्याय की उम्मीद करेगा? क्या इससे दलितों पर अत्याचार करने वालों और उनसे नफरत करने वालों के हौसले बुलंद नहीं होंगे? इस पूरे घटनाक्रम से देश की न्यायपालिका को क्या संदेश गया है कि अगर देश के मुख्य न्यायाधीश पे हमला करने वालों पर कोई एक्शन नहीं हुआ तो दूसरे जजों को कौन बचाएगा? फिर इस घटना के बाद कोई भी जज न्याय के हक में और इन लोगों के खिलाफ ऑर्डर करने से घबराएगा। उसे लगेगा इसी तरह उस पर भी हमला हो सकता है और हमलावर का कुछ नहीं होगा। उसे लगेगा उसके और उसके परिवार को सोशल मीडिया पे धमकियों और अपमान का सामना करना पड़ सकता है और जज को बचाने वाला कोई नहीं होगा। क्या यह पूरे देश की न्यायपालिका को डराने और उनको काबू करने का एक षड्यंत्र तो नहीं है? एक्शन और भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आरोपी वकील राकेश किशोर की सदस्यता रद्द कर दी। एक बयान में सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन ने कहा कि वकील का व्यवहार पेशेवर नैतिकता, शिष्टाचार और सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का गंभीर उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट के भीतर से भी प्रतिक्रिया आई। एक मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने कहा कि इस तरह का हमला सुप्रीम कोर्ट का अपमान है, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि CGI अभी भी अपने पुराने रूप में ही नजर आए। एक सुनवाई में बोले 6 अक्टूबर की घटना शॉकिंग थी, लेकिन अब वो इसे भूल कर आगे बढ़ चुके हैं। इस एक्शन पर कुछ और भी आगे के अपडेट है। मसलन बेंगलुरु में राकेश किशोर के खिलाफ 0 FIR दर्ज की गई। 0 FIR कहीं भी दर्ज हो सकती है, क्राइम की जगह मायने नहीं रखती। इसी तरह नवी मुंबई में भी एक वकील ने CGI का अपमान करने वाले सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। कुल मिलाकर CGI भले उदारता दिखाने के पक्ष में हो, लेकिन बाकी लोग देश के लोकतंत्र, दलित अस्मिता के अपमान और संविधान का हवाला देकर एक्शन मोड में आ चुके हैं। कार्रवाई किस शक्ल में होगी ये देखते हैं। बड़ी खबर में अब रुख करते हैं हरियाणा का, जहां दलित IPS वाई पूरन कुमार की मौत हुई। हम आपको बता चुके हैं कि उन्होंने 7 अक्टूबर को अपनी जान ली। पास से एक 8 पन्ने का नोट मिला जिसमें कई अफसरों पर जातिगत भेदभाव के आरोप लगाए। आज 9 अक्टूबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इन IPS के घर वालों से मिले। पूरन कुमार की पत्नी, जो खुद IAS अधिकारी हैं, अमनीत P कुमार, और घटना के वक्त CM के साथ जापान के आधिकारिक दौरे पर थी। उन्होंने एक बार फिर से न्याय की मांग दोहराई और कहा, मेरे पति ने नोट में जितने लोगों के भी नाम लिखे उनके खिलाफ तुरंत FIR दर्ज की जानी चाहिए। इन सभी आरोपियों को तुरंत सस्पेंड और गिरफ्तार करना चाहिए ताकि सबूतों से छेड़छाड़ ना हो। मेरे परिवार की सिक्योरिटी कवर दिया जाए, हमें जान का खतरा है, खासकर मेरी 2 बेटियों को। हमारे परिवार के अधिकारों और गरिमा की रक्षा की जाए। अमनीत ने CM से कहा कि उनके पति की मौत के 48 घंटे के बाद भी कोई FIR दर्ज नहीं हुई है और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आरोप ताकतवर अधिकारियों के खिलाफ हैं और ये लोग पुलिस पर दबाव डाल रहे हैं। मुझे आशंका है कि अब ये आरोपी मुझे बदनाम करेंगे। अमनीत ने दलित अस्मिता का भी जिक्र किया और बोली, मेरे पति एक डेकोरेटेड ऑफिसर थे, उन्हें प्रेसिडेंट्स मेडल भी मिला था। उनकी मौत से लोगों को सदमा पहुंचा है, खासकर दलित समाज के लोगों को। समानता और न्याय में उनके विश्वास पर चोट पहुंची है। जानकारी ये भी है कि अमनीत ने अपने पति के पोस्टमार्टम की मंजूरी अभी तक नहीं दी है। वो हरियाणा के DGP SS कपूर, रोहतक के SP नरेंद्र बिजरनिया के खिलाफ तुरंत एक्शन की मांग कर रही हैं। पूरन कुमार के नोट में इन दोनों अधिकारियों के साथ कई रिटायर्ड IAS और IPS अधिकारियों के नाम दर्ज हैं। अब ये देखते हैं कि नायब सैनी सरकार इस पर क्या सख्त कदम उठाती है। जो भी अपडेट होंगे आपको बताएंगे। अगली बड़ी खबर ये बिहार से है। विधानसभा चुनाव के लिए कल यानी 10 अक्टूबर से पर्चा भरा जाएगा। इससे पहले कहीं टिकट बंटवारे को लेकर मंथन रहा तो कहीं जनता के लिए बड़े वादे। बिहार में विपक्ष के नेता RJD पार्टी के तेजस्वी यादव की तरफ से ऐलान हुआ कि महागठबंधन की सरकार बनी तो बिहार में हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। सरकार बनने के 20 दिन के भीतर ऐसा कानून लाएंगे। सरकार का दायित्व है जिस चीज की कमी हो उसे वो पूरा करे। हमारी सरकार हर घर को एक सरकारी नौकरी देगी। नौकरी से हर कमी स्वतः ही पूरी हो जाएगी।
20 साल में एनडीए ने हर घर में असुरक्षा और बेरोजगारी का खौफ दिया। अब हम हर घर को जॉब देंगे। हमारी सरकार बनने पर जीत का जश्न, हर घर को सरकारी नौकरी और बिहार में उद्योग धंधे फैक्ट्री लगाकर एजुकेशनल सिटी स्थापित कर आईटी पार्क और एसईजेड लगाकर कृषि और डेयरी आधारित उद्योग को बढ़ावा देकर बिहार को विकास के नए पथ पर आगे बढ़ाने के रूप में किया जाएगा। सरकार बनने पर बिहार की बेहतरी और विकास के जश्न के रूप में हर घर को सरकारी जॉब दी जाएगी। जॉब यानी जश्न बिहार। ऐलान हुआ तो महागठबंधन के सदस्यों ने स्वागत किया, खासकर कांग्रेस नेताओं ने, लेकिन बीजेपी और जेडीयू की तरफ से तेजस्वी पर सवाल उठे। दोनों तरफ की प्रतिक्रियाएं सुनते हैं। नेता प्रतिपक्ष है और महागठबंधन के नेता है और ये संकल्प है, तो ये सामूहिक फैसला है और हम लोग मिलकर के करेंगे इसको। तेजस्वी यादव जी, आप अपने बेरोजगारी की चिंता में लगे हैं। बिहार के युवाओं को रोजगार का झांसा देकर जॉब फॉर जमीन घोटाला करने वाला व्यक्ति और संगठन और आज कह रहा है कि वो 20 दिन में नई नौकरी का कोई संकल्प लेगा, कोई बिल बनाएगा। मैं तो कहता हूं कि बिहार के युवा उनकी बेरोजगारी नहीं दूर करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर उनकी बेरोजगारी दूर हुई तो बिहार में कई युवा बेरोजगार हो जाएंगे, कई युवा पलायन के लिए मजबूर हो जाएंगे, कई युवा फिर से इस राज्य में अपराध के क्षेत्र में आ जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि ये परिवार केवल अपने लिए जीता है। तेजस्वी यादव ने वादा तो कर दिया, लेकिन क्या ये हकीकत में मुमकिन है? हमने पूछा एक्सपर्ट से। अगर हम सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का भी डेटा देखें जो आया था, तो उसके हिसाब से 94 लाख गरीब परिवार हैं, और तो वो 3 करोड़ अगर हम ना भी देखें तो 94 लाख भी अपने हिसाब से एक बहुत बड़ा नंबर है। तो अगर करंट वैकेंसीज जो अभी फिलहाल की वैकेंसीज है उसका परसेंटेज देखें हम 94 लाख परिवार, गरीब परिवार जो हैं उसमें, हालांकि कास्ट सेंसस में ये भी लिया गया था कि कितने प्रतिशत लोगों फैमिलीज के पास सरकारी नौकरी है, वो आंकड़ा मेरे पास अभी नहीं आया, मैं जल्दी में देख नहीं पाई, लेकिन वो काफी लो परसेंटेज था। लेकिन अगर हम ये सोचे कि 5 लाख सारे जो वेकेंट पोजीशन है ये 94 लाख परिवारों में ही दिए जाएंगे जो सबसे गरीब है और जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, इसको अगर हम डबल भी कर दे, अभी अगर मान लीजिए कि 5 लाख जॉब्स अवेलेबल हैं, अगर हम ये सोचे कि कुछ वैकेंसीज आएगी और सरकार के पास विल पावर है ऐसे परिवारों को देने की इंक्लूसिव डेवलपमेंट से जिनके पास पहले नौकरी नहीं थी, तो फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट जॉब्स को एक क्राइटेरिया माना जाएगा जॉब्स दिलाने में। और ये अगर हम डबल भी कर दे कि सरकार 5 लाख जो वैकेंसीज है उसको डबल करके, कुछ लोग रिटायर होंगे, नए रिक्रूटमेंट्स जो होंगे और जॉब जनरेशन अगर डबल भी कर ले तो भी 94 लाख का 10 लाख 1% ही आता है, तो वो 1% ही परिवारों को केटर कर पाएगी। सिचुएशन को आगे बढ़ाने में मैं तेजस्वी जी को बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है और करंट चुनावी बातों में ऐसा होता है कि लोग कंट्रोवर्सीज को ज्यादा उभारते हैं। तो अगर मतलब इवन इफ दिस इशू इज इम्प्रैक्टिकल बट द इशू आई मीन जो वो प्रॉमिस कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन ये इशू इम्पोर्टेंट है और इस इशू को अगर सभी पार्टीज अडॉप्ट करे और जो भी सरकार में आए वो सीरियसली सोचे कि प्रायोरिटी हम करें 94 लाख पुअर फैमिलीज और उसमें प्रायोरिटी दे जो फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट जॉब में आ रहे हैं, तो हम ये कर सकते हैं 5 सालों में एटलीस्ट हम 1% फैमिलीज को जॉब दिलवा सकते हैं। कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने उधर पटना में एनडीए सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी की। 20 साल विनाशकाल के नाम से मौके पर कांग्रेस के जयराम रमेश, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल मौजूद थे।
अब बात सीटों के घमासान पर। बिहार में महागठबंधन और एनडीए के बीच अभी भी सीटों पर माथापच्ची जारी है। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं हुआ। राहुल गांधी के विदेश दौरे से वापस आने पर 11 अक्टूबर को अंतिम मोहर लग सकती है। कुल जमा बात अब तक की है कि 243 सीटों में आरजेडी करीब 130 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस 50 से अधिक सीटों की डिमांड कर रही है। कितनी मिलेंगी भविष्य बताएगा। वाम दल यानी सीपीआई-एमएल, सीपीआई और सीपीएम को कुल 35 सीटें दी जा सकती हैं। विकासशील इंसान पार्टी भी 15-20 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने का मूड बना रही है। सब तरफ से रस्साकशी चल रही, फाइनल नहीं है। एनडीए की पहली लिस्ट केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद 13 अक्टूबर तक आ सकती है। खबरें हैं कि पहली लिस्ट को बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, रामविलास, हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी मिलकर जारी करेंगे। इसके लिए हर सीट पर 3 संभावित कैंडिडेट का पैनल तैयार हुआ है। इसको लेकर अभी भी कुछ ठोस सामने नहीं आया। सबके बीच प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर दी। 51 कैंडिडेट है, इसमें प्रशांत किशोर का नाम नहीं है। 6 मुस्लिम हैं, 1 ट्रांसजेंडर प्रीति किन्नर। प्रीति को गोपालगंज जिले की भौरे सुरक्षित सीट से उतारा गया है। बड़े नामों में मशहूर शिक्षाविद केसी सिन्हा हैं, जिन्हें पटना की कुम्हरार सीट से टिकट मिला। प्रसिद्ध भोजपुरी गायक रितेश पांडे को करघर सीट से मैदान में उतारा गया है। बिहार के एक्शन पर नज़र बनी है और इन सब के बीच बिहार पर हमारी डॉक्यूमेंट्री हम बिहार के लोग भी रिलीज़ हो रही है। अगली किस्त में 10 अक्टूबर को मुलाकात कराएंगे मुजफ्फरपुर की ऑर्केस्ट्रा डांसर खुशबू से। वो यहाँ के रेड लाइट एरिया कहे जाने वाले चतुर्भुज स्थान में रहती हैं। उनके पेशे की चुनौतियाँ, इस स्थान का लेबल, खुशबू और उनके साथियों के जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं, जानेंगे हम बिहार के लोग में। बोलने वाले यही बोलते हैं उस जगह ही का है, सब चतुर्भुज स्थान की ऐसे है वैसे है। क्या आप क्या देखे हो क्या उस जगह पे जो बोल रहे हो? बहुत ऐसा है कि हर जगह ले जाने के बाद है कि इधर नोचना उधर नोचना, ऐसे करना वैसे करना। इसी सबसे अब हम थोड़ा दूर भागते हैं। अगली बड़ी खबर, आज आप कहेंगे सुर्खियां आ ही नहीं रही, बड़ी खबरें चल रही हैं। पूरे लाव लश्कर के साथ भारत पहुंचे ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर का मुंबई में जोरदार स्वागत हुआ। मेहमान नवाजी से खुश दिखे। फिर 9 अक्टूबर को उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की और कई बड़े ऐलान और चर्चाएं हुई। इंडो पैसिफिक, पश्चिम एशिया और यूक्रेन संघर्ष पर स्टारमर ने गजा में शांति प्रयासों का समर्थन किया। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे पर दुख जताया। ट्रंप का नाम लिए बिना डेड इकॉनमी वाले उनके बयान पर तंज कसा। मीटिंग के बाद दोनों नेताओं ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। Chance to take that to the next stage. And the trade deal, as I've said a number of times over the last 2 days, is of course the writing, what's written down, what that will mean for reducing barriers to trade, whether it's tariff or other barriers. But it's more than that. Because it's about mood, it's about confidence, it's about a statement of intent that goes beyond the pure words on the page, and I think we can really see that. When I see the excitement and the discussions going on, and remind myself we haven't yet implemented the FTA, I think that is evidence that the formality is important, will make a big difference. C यानी कॉमर्स एंड इकोनॉमी, E यानी एजुकेशन and people to people ties, T यानी टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, A यानी एस्पिरेशंस। आज हमारा द्विपक्षीय व्यापार लगभग $56 बिलियन है। हमने 2030 तक इसे 2 गुना करने का लक्ष्य रखा है। मुझे विश्वास है कि ये लक्ष्य हम समय से पहले ही हासिल कर सकते हैं। अब एक नजर ऐलान पर डालते हैं। ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटी भारत में कैंपस खोलेंगी। मुंबई, बेंगलुरु, गुड़गांव, अहमदाबाद जैसे शहरों में कैंपस खोलेंगे। मकसद हाई क्लास एजुकेशन को बढ़ावा देना है। कुछ को अप्रूवल मिल चुका है, बाकी 2026 से शुरू होंगे। डिफेंस सेक्टर में £350 मिलियन यानी लगभग 3800 करोड़ रुपए का करार हुआ है। इसके तहत भारतीय सेना को यूके में बनी लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइलें मिलेंगी। ये मिसाइल यूके यूक्रेन को भी दे रहा है। नौसेना के जहाज़ों के लिए इलेक्ट्रिक इंजन पर भी सहयोग बढ़ाने पर समझौता हुआ।
मिलिट्री ट्रेनिंग को लेकर भी समझौता हुआ। इसके तहत भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग ट्रेनर अब ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स में ट्रेनर बनेंगे। स्टारमर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के लिए परमानेंट सीट की वकालत की। लिथियम, तांबा, निकल और कोबाल्ट जैसे क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को मजबूत और पारदर्शी करने पर भी जोर दिया गया। इसके लिए एक सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी खोली जाएगी, जिसका सैटेलाइट कैंपस ISM यानी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में होगा। ये तो हुई दोनों नेताओं की मीटिंग से निकली अहम बातें। अब इन ऐलानों पर काम शुरू हो ऐसी उम्मीद है। स्टारमर का दौरा भारत के लिए जरूरी क्यों है? इसके केंद्र में दोनों देशों के बीच हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिस पर जुलाई 2025 में मोहर लगी थी। ब्रेग्जिट के बाद यूके का ये सबसे बड़ा ट्रेड डील है। मकसद आपसी व्यापार को 2030 तक दोगुना करके 120 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। समझौता विजन 2035 के तहत 10 साल की रोड मैप पर आधारित है। समझौते पर मोहर लगने के बाद अब कवायद इसको जल्द से जल्द लागू करने की है। स्टारमर अपने साथ 125 से ज़्यादा लोगों का प्रतिनिधिमंडल लेकर आए हैं। अलग अलग सेक्टर के प्रतिष्ठित लोगों से मिल रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल से इधर ब्रिटिश PM का बयान भी आया। बोले FTA पर मोहर लगने के साथ ही बीते 3 महीनों में व्यापार और निवेश में 6 बिलियन पाउंड यानी लगभग 71,000 करोड़ रुपए की बढ़त हुई है। दोनों देशों के बीच अभी करीब 56 बिलियन डॉलर, बिलियन मतलब अरब का ट्रेड है। समझौता लागू होने पर यह ट्रेड 112 बिलियन तक हो सकता है। डील 90% इंडियन एक्सपोर्ट्स पर ड्यूटी फ्री एक्सेस देता है और यूके गुड्स पर भी 90% टैरिफ हटाता है। बदलते ग्लोबल समीकरण में भारत के लिए समझौता अहम है। ऐसे दौर में जहां अमेरिका का भारतीय सामानों पर कब कितना टैरिफ लगा दे खुद ट्रंप को नहीं पता, यूके के साथ समझौता भारतीय एक्सपोर्ट को मार्केट मिलने की उम्मीद देता है। इसी उम्मीद के साथ अब सुर्खियों की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बिहार SIR पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने निर्देश दिया कि जिनके नाम अंतिम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं उनको अपील डालने में मदद की जाए। ये निर्देश बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को दिए गए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि ये जो अथॉरिटी है अपने जिला स्तर के दफ्तरों को वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों की मदद करने का आदेश दे, सुनिश्चित करे कि नाम हटाने का कारण लिखित में मिले। बेंच ने कहा जिन वोटर्स के नाम SIR के बाद हटाए गए उनकी अपीलों को अगली सुनवाई में देखा जाएगा। वहीं वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर नाम हटाने के दावों को चुनाव आयोग ने नकारा। आयोग की ओर से सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने उदाहरण दिया कि याचिकाकर्ता जो ड्राफ्ट सूची में होने का दावा कर रहा था वो वहाँ मौजूद ही नहीं था। कहा कि आयोग में हटाए गए मतदाताओं की बूथ वाइज लिस्ट पब्लिश करने का निर्देश मान लिया गया है। सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि आयोग को हटाए गए नामों की सूची मशीन रीडेबल फॉर्मेट में जारी करनी चाहिए, जिससे डेटा का विश्लेषण हो सके। आयोग बिहार की तरह इंटेंसिव रिवीजन पूरे देश में कराने का मन बना रहा है। इस पर जस्टिस कांत ने चुनाव आयोग को बिहार के इस अनुभव से सीखने को कहा। अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी। दूसरी सुर्खी ये कफ सिरप से हुई मौतों से जुड़ी है। हत्यारी कफ सिरप बनाने वाली कंपनी श्री सेन फार्मास्यूटिकल के मालिक जी रंगनाथन गिरफ्तार हो गए हैं। गिरफ्तारी चेन्नई के कोडम्बकम में स्थित उनके घर से हुई। इसके अलावा 2 कंपनियों के कफ सिरप में डाईएथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा अधिक पाई गई। DEG से ही किडनी खराब होने का खतरा रहता है। जांच में पता चला कि गुजरात की रेडनेक्स फार्मास्यूटिकल के रेस्पी फ्रेश सिरप में 1.3% DEG था, जबकि होना चाहिए था 0.1%। इसी तरह गुजरात की एक और कंपनी शेफ फार्मा के रिलाइफ सिरप में भी 0.6% DEG मिला, यानी जो तयशुदा मानक है उससे 6 गुना ज़्यादा। अब हड़बड़ाई राज्य सरकारों के एक्शन के बीच एंट्री विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की भी हो गई। उसने भारतीय अथॉरिटी से पूछा है कि जिन कफ सिरप को पीने से ऐसी घटनाएं हुई क्या उन्हें दूसरे देशों में भेजा गया है। जवाब आने पर WHO अलर्ट जारी करने पर फैसला लेगा। इधर भारत के ड्रग्स कंट्रोलर ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लेटर लिखा। सख्त हिदायत दी गई किसी भी फार्मा प्रोडक्ट को बाजार में भेजने से पहले पर्याप्त चेकिंग की जाए। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।